नाज़रीन, मैं आप एक बार फिर से अपनी सावी बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज का मौजू भी बहुत दिलचस्प है और ये वो मौजू है जिसके ऊपर आजकल हर किसान बात कर रहा है, हर किसान खौफजदा है और खास तौर पर ये फरमाइश के ऊपर प्रोग्राम किया गया है कि गंदम के ऊपर जो कुंगी की बीमारी है या खादों का जो स्केड्यूल है उसको किसान भाई किस तरह लेके चल सकते हैं, अपनी फसल को कुंगी की बीमारी से किस तरह बचा सकते हैं और किस तरह बर वक्त शिनाख्त कर सकते हैं कुंगी की। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर जवेद अहमद साहिब। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बार बार हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वक्त देते हैं अपने किसानों को, हमारे नाज़रीन को। जैसा कि सब लोग जानते हैं, डायरेक्टर वीट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीजुर रहमान साहिब, प्रिंसिपल साइंसदान है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हम दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमारे फार्मर्स के लिए वक्त निकाला। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे। मैं छोटी सी जरा स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि जो साथी हैं उनको एक सबसे पहले पहचान हो जाए कुंगी की बीमारी की। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपने डिसेबल किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग को, तो ये काइंडली मुझे अलाउ कर दीजिएगा। सर, हमारे होस्ट जो है वो अलाउ कर देते हैं। सर मुबशिर, काइंडली अब सर को अलाउ कर दें। जी, अब आप कर सकते हैं। जी सर। जी, नजर आ रही है आपको स्क्रीन मेरी? जी सर, बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो कुंगी की बीमारी है ये 3 किस्म की होती है। जर्द कुंगी या येलो रस्ट, और स्ट्राइप रस्ट भी इसको कहते हैं, और दूसरी है लीफ रस्ट या भूरी कुंगी, ब्राउन रस्ट, 3 नाम है, और तीसरी है तने की कुंगी या स्याह कुंगी भी इसको कह देते हैं, स्टेम रस्ट कहते हैं। तो नॉर्मली पंजाब में खास तौर पे ओवरऑल पाकिस्तान में भी इसका अटैक बहुत कम है। तो चंद इलाके सिंध के, इंटीरियर सिंध के हैं या कराची में कहीं जहां ये कभी कभार नजर आती है। वैसे ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक ये स्टेम रस्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो जो ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट ये दोनों अपीयर होती हैं। तो इसकी पहचान ये है कि ये जो येलो रस्ट है या स्ट्राइप रस्ट कहते हैं, इसमें पीले रंग का पाउडर पत्तों के ऊपर नजर आएगा। सारे दोस्त याद रखिएगा, पत्ते का कलर पीला होना वो येलो रस्ट नहीं है। उसके बहुत से और अवामल होते हैं जिनकी वजह से पत्तों का पीलापन होता है, लेकिन उस पर भी स्प्रे शुरू कर दिया जाता है और उसको आमतौर पे ये लिया जाता है कि शायद ये जर्द कुंगी का हमला है। तो अब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पीले रंग का पाउडर और दारियों की शक्ल में होता है। अगर आप देखें ना, स्ट्राइप्स बन रही हैं जो लेफ्ट साइड पे, ये वाला जो है ये इस तरह से दारियों की शक्ल में है। और उसके साथ ये ब्राउन रस्ट है जिसको बुरी कुंगी कहते हैं, लीफ रस्ट भी कह देते हैं। तो इनका जो है इसके आइडेंटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ ये डॉक्टर अजीज साहब फिर अब बाद में आपको इसका बताएंगे कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये फिर दोहराता हूँ कि पत्तों के ऊपर आपने इस तरह पाउडर पड़ा हुआ देखना है। अगर उंगली से पत्ते के ऊपर उंगली फेरें तो हमारी उंगलियों के ऊपर ब्राउन या ये येलो जो है वो पाउडर लगना चाहिए, वो है रस्ट। और इसमें रस्ट का ये है कि इसके जो कुव्वते मुदाफत ना रखने वाली अक़साम है उनमें इसके हमले से ज्यादा नुकसान का खतरा होता है। आजकल जो ब्रीडिंग की जा रही है वो ऐसी नहीं है कि रस्ट बिल्कुल अपीयर ना हो, जीरो हो, क्योंकि वो जो कंट्रोल है वो होता है मेजर जीन्स से। उसमें ब्रेक डाउन का और फौरी तौर पे किसी वैरायटी के ससेप्टेबल होने का खतरा होता है। तो उसकी बजाय हम ड्यूरेबल रस्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं जिसमें माइनर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। उसमें आमतौर पे ज्यादा जब मौफक हालात होते हैं तो रस्ट अपीयर हो जाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ग्रो नहीं करती और उसका इकोनॉमिक लॉस नहीं करती। तो इसलिए
काश्तकार भाइयों को हम बार बार गुजारिश करते हैं कि जो महकमे की सिफारिश करदा कुंगी के खिलाफ कोते मुदाफत रखने वाली अक़साम है उनको ही काश्त किया जाए और जो ससेप्टेबल वैरायटीज हैं उनको काश्त ना किया जाए। जवेद साहब माज़रत के साथ जवेद साहब माज़रत के साथ मैं आपकी बात को यहाँ काटूंगी। सर क्या जो सीड्स हैं या आप कह लें जो भी महकमा ज़राअत जो है वो रिकमेंड करता है वैरायटीज, क्या बिल्कुल भी उन वैरायटीज के ऊपर कुंगी का अटैक नहीं होता? नहीं, यही मैंने बताया ना कि जब हालात फेवरेबल होते हैं तो उस पे माइल्ड सा अटैक आ सकता है, लेकिन पौधा उसके खिलाफ मुदाफत शो करता है और उसको ग्रो नहीं होने देता, तो उसका नुकसान नहीं होता उस हद तक आने का। रस तो ये है कि अगर आपने कोते मुदाफत रखने वाली अक़साम काश्त की है और हल्के हल्के कोई स्पोर्स नजर आ रहे हैं तो वो वरी करने की चीज नहीं है, लेकिन आप मुबशिर साहब काइंडली सब माइक म्यूट कर दीजिए इसके अलावा सबका। जी सर। तो अब चूंकि किस्म का तयन तो हो चुका है ना, अब तो फार्मर ने लगाई हुई है, तो जिनके पास ससेप्टेबल वैरायटीज हैं उनको अब जो मौसम शुरू हो गया है इसमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, फील्ड का विजिट करते रहें और ऑब्जर्व करें कि अगर खास तौर पे जिसने गैलेक्सी, सहर, फैसलाबाद 08 या TD1 AS 2002 इस टाइप की ये जो अक़साम है ये अब ससेप्टेबल हो गई हैं, तो इनको काश्त किया है तो उनको अब ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। अगर उस पर ज्यादा अटैक आता है तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जवेद साहब काइंडली यहाँ हमारे मेहमानों को ये भी बताएं कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो टाइम स्पैन है, टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत क्रिटिकल है, जैसे जनवरी फरवरी में कहा जाता है कि वो बहुत ख्याल रखें फसल में घूमे फिरे। यहाँ पर मैं फिर बात कहूंगी कि आप लोग सावी से जुड़े हुए हैं, आपको फसल में घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, आप सैटेलाइट से अपने फार्म को मैप करें और सैटेलाइट से देखें कि आपकी फसल के क्या मसला है। आपको जरूरत ही नहीं है 6 दिन का आपके पास डाटा आ जाएगा, आपके पास वेदर भी आ जाएगा, आपके पास फसल की कंडीशन जो सेहत है वो भी आ जाएगी, आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरी फसल में घूम फिर के देखें। हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्रिटिकल टाइम कौन सा है और कितनी देर में ये बीमारी जो है अपना फैलाव कर लेती है, मतलब एक बहुत जल्दी कर लेती है या थोड़ा वक्त लेती है, ताकि हमारे किसान भाई उस हिसाब से ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। जी सर। अच्छा, ये जो साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब में आप 20-25 जनवरी के बाद आपको विजिलेंट होना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, जबकि सेंट्रल पंजाब में अभी तकरीबन ये एक और हफ्ता लेगी, उसके बाद इसका खतरा है। अब अगर एरियल स्पोर्स होते हैं, स्पोर इस वक्त पत्तों पे लैंड कर गए होंगे लेकिन अभी वो अपीयर होंगे। अब जैसे जैसे धूप निकलेगी ना, डे टेम्परेचर बढ़ेगा, सनी डेज होंगे तो इसका जो है ना वो स्पोरुलेशन बढ़ेगी। और उसके साथ आपने क्या पूछा था? सर मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कितनी देर में हाँ सॉरी, यस बिल्कुल। अच्छा, इसके जो है ना हमला वो पहले पैचेस की शक्ल में अपीयर होता है, टुकड़ियों की शक्ल में, पूरे फील्ड में एकदम से कवर नहीं होता। तो ये एक अच्छी है कि अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरे फील्ड में कोई पैच अपीयर हुआ है, तो वो फौरी तौर पे उसका इंसदाद करना है। लेटर स्टेज पे जब वो पूरे फील्ड को कवर कर लेती है तो फिर उसका बहुत मुश्किल हो जाता है जो कंट्रोल है। अब मैं डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इसको ना मेरे दोस्तों को बताएं कि इसको मैनेज कैसे करें। जी सर, आप अपनी फिर स्क्रीन अगर आपने कुछ और नहीं दिखाना तो आप इसको ऑफ कर दें। जी 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 सर। जी डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सर जैसे कि आप जानते हैं कि कुंगी के बारे में बात चल रही है, तो अगर खुदा न खास्ता कुंगी का हमला होता है सेंट्रल पंजाब में भी, जैसा कि साउथ पंजाब में जो है वो केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो बाकी सारे और ऑल ओवर पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता ये हमला हो रहा है तो किस तरह किस लेवल पे जाके स्प्रे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक मुकम्मल रहनुमाई हमारे नाज़रीन को दे दें। जी सर। जी, जहाँ तक
इस पे स्प्रे का ताल्लुक है, बेहतरीन जो हल है वो तो जैसे डॉक्टर जावेद साहब ने बताया वो तो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। लेकिन अगर किसी भाई ने ससेप्टेबल वैरायटीज मसलन गैलेक्सी है या कोई दूसरी वैरायटीज हैं, पुरानी वैरायटीज उन्होंने लगाई हुई है, तो उनको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर उनके खेत में कहीं हमला नजर आता है तो बेहतर है कि अभी इस स्टेज पे वो उसके ऊपर लोकलाइज्ड स्प्रे कर दें किसी फंजिसाइड का। तो उससे अगर जहाँ कहीं पैच है उस पैच के थोड़ा सा 10-20 फुट दोनों साइडों पे लेके तो उसको स्प्रे कर दें ताकि वो वहीं खत्म हो जाए और आगे ना बढ़ने पाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्पोर तो जब जनवरी में बारिश होती है तो उससे लैंड कर जाते हैं। फिर आगे डिपेंड करता है कि उसको जो कैसी कंडीशन मिलती हैं। अगर उसके इंतहाई फेवरेबल कंडीशन हो, ससेप्टेबल वैरायटी हो, तो फिर जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो 15 दिन के बाद नजर आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिन वैरायटीज में रेजिस्टेंस है, चूंकि हमारी जो वैरायटीज है ना वो स्लो रस्टिंग टाइप हैं, उनमें वो इसकी जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसको स्लो डाउन करती हैं। तो वो उनमें जो डिजीज की डेवलपमेंट है वो ज्यादा टाइम लेती है। तो अगर एक ससेप्टेबल वैरायटी है उस पर जब स्पोर लैंड करता है, वो जितनी सिम्टम 15 या 20 दिन में जिस तरह की सिम्टम उस पर अपीयर हो जाती हैं, तो अगर हमारी जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं उनकी अगर उनमें अच्छी रेजिस्टेंट है, जैसे अकबर है, तो अगर गैलेक्सी और अकबर का कंपैरिजन करें, अगर गैलेक्सी के ऊपर 15 दिन के बाद डिजीज अपीयर होगी तो अकबर के बाद हो सकता है वो 1 महीने के बाद अपीयर हो। तो इसलिए मेरे भाई विजिलेंट रहें। जो उनकी जो ससेप्टेबल वैरायटीज हैं, गैलेक्सी है या फैसलाबाद पे भी अब कुछ आना शुरू हो गई है, तो इस तरह की जो पुरानी वैरायटीज हैं अगर वो लगी हुई हैं उनके खेत में, तो वो इसका खास ख्याल रखें और पैच की सूरत में जहां भी ये नजर आए उसके ऊपर स्प्रे कर दें। लेकिन बगैर किसी वजह के स्प्रे करने का जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जिम्मेदार मेरे भाई जो हैं वो किसी के गलत मशवरे की वजह से बाज़ औक़ात गलत स्प्रे भी कर देते हैं। इसके लिए जो फंजिसाइड हैं, बहुत से फंजिसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं। आप बेहतर ये है कि आप जो आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मशवरा करें और उनके मशवरे से आपके इलाके में जो भी मुनासिब जो है केमिकल फंजिसाइड अवेलेबल है उसका स्प्रे करें। और मैंने एक दफ़ा मैं फील्ड विजिट कर रहा था तो मैंने एक फार्मर को देखा, वो मेरा भाई, जो राइस के ऊपर ब्लास्ट होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, उसका जो उसमें जो कुछ एंटीबायोटिक और वो कॉम्बिनेशन था वो स्प्रे कर रहा था। तो इसलिए मेरे जिम्मेदार भाई जो हैं वो सिर्फ फंजिसाइड का स्प्रे करें, उसमें कोई टॉनिक या कोई इंसेक्टिसाइड डालने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो कि मैंने देखा है कि बाद का जिम्मेदार भाई जो हैं वो उनको कहीं से मशवरा मिलता है तो वो 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेके स्प्रे कर देते हैं। तो मार्केट में ऐसी दवाइयां अवेलेबल हैं जो कि रस्ट को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं। तो डॉक्टर इसके अजीजुर लिए रहमान साहब, माजरत के साथ आपकी बात को काट रही हूँ सर, अगर आप हमारे नाज़रीन को उन अद्वियात का नाम बता दें तो ये ज्यादा बेहतर है कि वो किसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं असल में पता क्या मसला ये है कि इस तरह वो जो होता है ना वो जो फिर कंपनीज की वो फ्रेंडली अप्रोच हो जाती है, तो मैं दवाइयों नहीं के सर, आप अगर नाम किसी ब्रांड बताना को नहीं प्रमोट चाहूंगा। ना करें, वैसे ही आप फॉर्मुलेशन बता दें कि ये जैसे नॉर्मली महकमा ज़राअत जो है रिकमेंड करता है, तो वो हमारे फार्मर के लिए आसानी हो जाएगी। इसमें बहुत सी दवाइयां जो हैं वो अवेलेबल हैं। बायर की एक नटीवो है और स्कोर है और फिर इसके अलावा एम स्टार है। इस तरह की और भी बहुत सी अद्वियात हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। तो उनका आप स्प्रे करके तो या उनसे मिलते जुलते जो केमिकल्स हैं वो आप जो हैं वो मेरे फार्मर जो भाई हैं वो उनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बस जरा एक ख्याल रखें कि स्प्रे इंतहाई मजबूरी की हालत में करें, क्योंकि अगर हमने स्प्रे शुरू कर दिया करना वीट के ऊपर, अभी तक पाकिस्तान दुनिया के शायद उन चंद मुल्कों में है जहां के हम किसी भी केमिकल के स्प्रे के बगैर, कोई इंसेक्टिसाइड कोई फंजिसाइड स्प्रे किए बगैर, हम सिर्फ जेनेटिक रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी फसल जो है उसको उसको जो है उसकी उसको उससे अच्छी पैदावार ले रही हैं। तो अगर हमने स्प्रे शुरू कर दिया, जैसे तरह एक जीन जो होता है वो 4-5 साल के बाद उसकी विरुलेंस आ जाती है, तो फिर अगर फंजिसाइड स्प्रे होने शुरू हो गए तो 4-5 साल के बाद उनकी भी विरुलेंस डेवलप हो जाएगी, वो भी इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरत इस बात की है
कि जो मेरे भाई हैं वो जेनेटिक रेजिस्टेंस पे उस पे ही भरोसा करें और ऐसी वैरायटीज लगाएं जो कि अच्छी कुव्वत मुदाफ़त रखती हैं। जी जी सर, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर कर दे कि बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर पैचेस में टुकड़ियों की शक्ल में हमला होता है तो सिर्फ टुकड़ियों पर ही वो स्प्रे करें, हाँ, इस तो कोट टुकड़ियों पे ही फसल करें, में भी तो हो सकते हैं। पहले टुकड़ियों पे ही करें। ठीक अभी है। तो बहुत टाइम है, अभी जनवरी का महीना है। साउथ पंजाब में कहीं कहीं पैचेस शुरू हुए हैं, खासतौर पे इसके जो पैचेस पहले बनते हैं ना वाटर बॉडीज, नहरों के किनारों के साथ, नहरों के साथ, दरियाओं के साथ, जहाँ के ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उन एरियाज में बनते हैं। तो इसलिए इन एरिया में खासतौर पे विजिलेंस रखें। तो इन एरिया में जहाँ कहीं इसका पैच नजर आए उस पैच में, उस टुकड़ी पे ही स्प्रे करें, अभी पूरी क्रॉप पे स्प्रे ना करें। अगर उसका जो है कंडीशन ज्यादा फेवरेबल नजर आती हैं और वो फैल रही है तो फिर पूरी फसल पे जाके स्प्रे करें। तो वैसे इसका जो स्प्रे होता है ना, वो जब फसल जो होती है वो बूट यानी कि गोब की हालत में जाती है, उस वक्त इसका स्प्रे करना चाहिए। पहले बहुत अर्ली, अभी चूंकि हमारी जो वैरायटीज हैं अभी तक इतनी ज्यादा कहीं एपिडेमिक कंडीशन में ये नजर नहीं आई। वो पैचेस रिपोर्ट हुए हैं साउथ पंजाब से। सेंट्रल पंजाब में तो अभी हमने कहीं भी इसका येलो रस्ट का कोई पैच नहीं देखा। सिर्फ हमारे जो, जहां हमने इनोकुलेट किया हुआ अपने फील्ड को, वहां पे थोड़ी थोड़ी कोई पास्चूर लीफ रस्ट का नजर आना शुरू हुआ है। वो भी हमने उसके ऊपर इनोकुलम स्प्रे जहाँ किया हुआ है उस जगह पे। तो अभी जो फॉर्मर फील्ड पे सेंट्रल पंजाब में या नॉर्थ पंजाब में इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। जी जी अजीजुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी उस्मान अली साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि जो रस्ट है इट्स अ फंगल डिजीज, तो जो सल्फर का इस्तेमाल है वो फंगस को कंट्रोल करने में इफेक्टिव साबित होता है। तो क्या इस रस्ट का सल्फर के इस्तेमाल से कोई कनेक्शन है? क्या सल्फर के इस्तेमाल से हम रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको रेडिकेट कर सकते हैं, इसको इसके अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान अली साहब। जी सर। जो सल्फर का इस्तेमाल है, ये नो डाउट इससे जो फसल की पोटाशियम या सल्फर का इस्तेमाल है, इसमें जो इनबिल्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है ये उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। वैसे भी सल्फर जो है ये एक फंजिसाइड है और सम टाइम इट मे एक्ट एज ए बैक्टीरियासाइड। तो इसका इस्तेमाल जो हम, लेकिन अगर ये कहें कि अगर डिजीज आ गई है फिर आप उसके ऊपर स्प्रे करें सल्फर का, तो इससे तो कोई इतना फायदा नहीं होगा। उसके लिए जो रिकमेंडेड फंजिसाइड है मार्केट में अवेलेबल है, फिर वही करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप उसको अपने जो क्रॉप के फर्टिलाइजर का प्लान है उसमें आप सल्फर को शामिल कर लें, तो सल्फर की जो वाली खादें हैं वो इस्तेमाल करें, तो उससे यकीनन जो है फसल की सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मजबूत होगा। और उससे जो बीमारियां हैं या कोई भी उसकी जो दूसरी स्ट्रेसेस हैं उनको जो उसमें बर्दाश्त करने की वो सलाहियत है वो बढ़ेगी। सर माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा। सर मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम सल्फर को अपने फर्टिलाइजर प्लान में शामिल करते हैं, लाइक उसको सोइंग टाइम पे और इसके बाद उसकी हाँ हाँ जो हाँ। बूटिंग स्टेज आ जाती है उस वक्त तक हम सल्फर को रेगुलरली यूज करते हैं, तो क्या आपका कोई इसमें एक्सपीरियंस या कोई आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो कि कंट्रोल ऑफ रस्ट विद यूज ऑफ सल्फर? 100% कंट्रोल तो नहीं होगा विद द यूज ऑफ सल्फर, ठीक है। सिर्फ ये है कि उससे अगर आप डालेंगे तो उससे प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म जरूर मजबूत होगा, प्लांट हेल्दी होगा, तो उतना ये तेजी से नहीं फैलेगी। अगर देखिए, अगर हम जब बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना कोई भी, तो उससे आप असल में सवाल ये करना चाह रहे हैं कि क्या सल्फर के इस्तेमाल से हम रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जी ऊपर जहां बिल्कुल तक है सर। इसके, जी यही आप चाह रहे हैं ना, तो इस पे 100% कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी हद तक वो उसको सुप्रेस जरूर हो जाएगी रस्ट, लेकिन आपको 100% कंट्रोल लेने के लिए आपको फंजीसाइड का स्प्रे ही करना पड़ेगा। उस्मान साहब, क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि जो पौधा है वो रेजिस्टेंट हो जाता है
कुंगी के अगेंस्ट, या आप ये पूछना चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर सल्फर की वजह से कुंगी की बीमारी नहीं आएगी? आप अपना सवाल जो है उसे क्लियर करें। मैं जो है ना ये पूछना चाह रहा था कि जो सल्फर है, क्योंकि वो बेसिक फंजीसाइड है, तो क्या सल्फर के इस्तेमाल के बाद प्लांट इस काबिल होगा कि वो रेजिस्ट कर सके फंगस के अटैक को या रस्ट के अटैक को? जब हम जी सर। अगर देखें, अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो उसको, जब आप सल्फर एलिमेंट का स्प्रे करेंगे ना, उसको आयनिक फॉर्म में आप जब भी एज ए फर्टिलाइजर भी इसको यूज करेंगे ना, सिंपल सल्फर को, तो वो पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर ही पौधा उसको लेगा ना, एलिमेंट को पौधा नहीं लेगा। सल्फेट या सल्फाइड या समथिंग लाइक दिस, फिर पौधे ने उसको अपटेक करना है। तो जब आप उसको डालेंगे वो एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर उसके बाद वो पौधे के लिए अवेलेबल होता है। उसकी बजाय अगर आप उसको पोटेशियम सल्फेट की सूरत में डालें, अमोनियम सल्फेट की सूरत में डालें, या आप कोई और जो सल्फर की खादें हैं उनकी, सर आजकल सल्फेट फॉर्म सेपरेट अवेलेबल है मार्केट में सर। वो सल्फर एलिमेंट है। कौन सा सल्फेट किस आयोनिक फॉर्म में अवेलेबल है? सर ये जो 80% WG सल्फर है, नहीं, वो एग्रोस्टालन की एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग है है या जर्मनी वो का। नहीं, वो एलिमेंट फॉर्म में अवेलेबल है या आयनिक फॉर्म में अवेलेबल है? सर आयनिक जैसे फॉर्म में पोटेशियम सल्फेट है। आयनिक फॉर्म में अवेलेबल है सर। उसमें उन्होंने एक कैरियर उसका कौन से अलग से ऐड किया है, वो सर अभी न्यू है। कौन से पता केमिकल नहीं की सर, शक्ल मैंने में फेसबुक अवेलेबल है पे वो? देखा है, फेसबुक पे पढ़ा है, और उसका जो है ना यूज नहीं किया, या मैंने अभी तक वो फिजिकली नहीं देख। नहीं, फेसबुक वो कौन सा एलिमेंट है? मतलब पोटेशियम सल्फेट खाद है, आपके पास खाद की शक्ल में सल्फर अवेलेबल है। अमोनियम सल्फेट खाद की शक्ल में आपके पास सल्फर अवेलेबल है, ठीक है ना? वो पौधा जल्दी अपटेक करता है। आपका मकसद तो सल्फर देना है ना पौधे को। अब जो फेसबुक पे पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे बता दें एलिमेंट कौन सा है उसके अंदर, कौन सा केमिकल है, ठीक है ना? सल्फर एज ए एलिमेंट इन एलिमेंट फॉर्म, सल्फर जो है वो वैसे भी अवेलेबल है। आपका माइक म्यूट है। जी माइट नहीं, मैंने वो अब जो था मैंने वो इसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया है। माइक मेरा ऑन है तो नहीं अजीजुर रहमान साहब, वो मुझे कह रहे थे, मैं बात कर रही थी तो मुझे कह रहे हैं माइक म्यूट है। मैं अपने जितने भी नाजरीन हमें बराह रास्त फेसबुक पर देख रहे हैं और जो जूम मीटिंग में हमारे साथ मौजूद हैं, सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और मैं दरख्वास्त करती हूँ अपने मेहमानों से कि हमारे माहिरीन ज़राअत से जरूर सवाल पूछें। जो भी भाई सवाल पूछना चाहता है फेसबुक से, वो इनबॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, और जो जूम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। और बाकी तमाम मेहमानों से ये दरख्वास्त की जाती है कि खुदारा जो आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, जो फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करें जो पहले से पुराना इस्तेमाल हो रहा है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। फेसबुक पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो ऑथेंटिक हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती हैं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, अगर फिर भी अगर आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। जी हसान साहब, आप सवाल कर सकते नहीं नहीं हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं वो बस ये पूछना चाह रहा था इसके ना क्योंकि मुझे पता नहीं था उसके बारे में, तो मैंने इसलिए जो है ना पूछा था कि शायद क्योंकि सर ज्यादा कनेक्टेड है इस साइड पे, तो इन्हें शायद इस चीज का जी हो आइडिया। जी उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी हसान साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, हम आपको सुन रहे हैं। जी बेहतर। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए, आप हमें अपनी जो है वो कीमती टाइम से टाइम निकाल कर हमें अपने जो है वो एक्सपीरियंस से दे रहे हैं मालूमात। तो बाकी सर आपने रेजिस्टेंट वैरायटीज के हवाले से बताया है, तो इसके अलावा सर अगर इस पे हमारी फसल पे एक तो कुंगी का अटैक हो जाता है, तो उसके बाद सर इसका कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल है या फिर हमें केमिकल कंट्रोल की तरफ ही जाना होगा? एक सवाल मेरा रस्ट ये का है। आपको, अच्छा जी पहले मेरा ख्याल इसको क्लियर करें, रस्ट का कोई जी बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं जी है, श्योर ठीक है? श्योर। हाँ, आप बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, फिर उसके साथ आप मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन ही के लिए डालते रहें, तो उससे तो फिर आपकी फसल जो है ना वो उस पर बीमारियां ज्यादा ज्यादा आएंगी। और जी दूसरा जो है, अगर जरूरत रेजिस्टेंट वैरायटीज इस्तेमाल करें, अगर जरूरत पड़े इंतहाई मजबूरी की हालत में तो फिर आप फंजिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल।
जी सर, दूसरा सवाल ये है कि मैंने सर गंदम जो है वो काश्त की थी, तो मैंने गंदम एक तो ना सर थोड़ी सी लेट काश्त की थी। तो मतलब मैंने दिसंबर के स्टार्ट में काश्त की थी, तो सर उसमें ना एक तो टिलरिंग बहुत कम हुई है, तो दूसरी सर उसकी ना ग्रोथ भी अभी प्रॉपर नहीं हो रही। तो सर इस हवाले से आप मुझे कोई चीज रिकमेंड करेंगे उसके लिए? देखें, इसके लिए आप उसको जो आपका फर्टिलाइजर का प्लान है ना नॉर्मल, उसी हिसाब से खाद डालें। तो अगर आप ये कहें कि जो दिसंबर के शुरू में या आपकी बिजाई जो आपने बिजाई की है, आपकी वो फसल नवंबर के शुरू में या नवंबर के मिड में लगी हुई फसल के बराबर हो जाए, तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आखिर टाइम तो चाहिए ना फसल को, उसने अपने टाइम के हिसाब से ही ग्रो करना है। तो उसका ज़ाहिर है उसकी वो दूसरी फसल की निस्बत तो कमजोर ही रहेगी। लेकिन उसको अगर आप कोई ऐसा समझें कि कुछ ज्यादा खाद डाल के या कुछ भी करके, उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है वो डालें। आप जो नॉर्मल उसकी जो उसकी निगहदाश्त का तरीका है, उसको उस फसल को संभालने का, उस हिसाब से आप चलें। हाँ, एक बात जरूर है कि जो अगेती फसल होती है उस पे बीमारियों का, कीड़ों का हमला, वो उसका मुकाबला करने की ज्यादा सलाहियत रखती है एज कम्पेयर टू लेट सोन क्रॉप। जी बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपका सवाल क्लियर हो गया? जी थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल और है कि सर ना ये कुछ जो है वो इसका क्या कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर ना, अगर ये 2% यूरिया का जो है वो स्प्रे करें तो आपकी मतलब वो ग्रोथ जो है वो बेहतर होती है। तो सर क्या यूरिया का स्प्रे करने से रस्ट के अटैक में मतलब वो इजाफा होता है या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, नहीं, रस्ट देखिए, का। अगर अजीज से मैं जवाब देता हाँ हूँ। ठीक है। इसमें यह है कि अगर तो यूरिया आपने पहले मुनासिब डाली हुई है तो बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है स्प्रे की। हाँ, जैसे आपने कहा लेट सो की थी, अगर आप ये जैसे पिछले दिनों में शॉर्टेज भी रही है यूरिया की, तो आप यूरिया नहीं डाल सके और आपकी अब जो क्रॉप है वो येलोइश है, लीव्स जो है वो शो कर रहे हैं जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, तो तब आप इस स्टेज पे 2% यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ग्रीन है और आप फिर भी स्प्रे करते हैं तो फिर वो सकुलेंट होगी, वो उस पे फिर डिजीज का अटैक भी ज्यादा होगा और बाद में एफर्ट के लिए भी ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, उसका भी अटैक ज्यादा होगा। तो ये सिर्फ उसी सूरत करना है अगर आपकी फसल पीली है, उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी शो हो रही है। जवेद मेरा साहब, ख्याल है। ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने ये फसल की पीली होने की बात की। आपको पता है कि इस बैठक के अलावा भी मैं आपसे अक्सर रिक्वेस्ट करती हूँ, अक्सर फार्मर के मैसेजेस आ रहे हैं, आप काइंडली इसका जवाब दें। अब एक बार आप जरा हमारे फार्मर्स को बता दें कि ये जो फसल पीली हो रही है इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। जी, जी जी। एक तो पिछले दिनों में जब ज्यादा सर्दी पड़ रही थी ना, तो कुछ ऐसी वेराइटीज होती हैं जिनका जेनेटिक ट्रेट है, जिनमें टिप येलोइंग होती है, तो उसके लिए तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही अब ये धूप निकली है ना तो वो रिकवर कर जाती है, उसमें कोई यील्ड लॉस नहीं आता। लेकिन उसके अलावा जब नाइट्रोजन का, तो आपको पता है ना पिछले दिनों में खासा मसला रहा है, लोगों को यूरिया मिल नहीं सकी। तो अभी भी जो है, जो क्रॉप लेट सोन है, जो अभी बूट स्टेज पे जिसको गोब की हालत कहते हैं, उस पे नहीं पहुंची है और उसको हम यूरिया नहीं दे सके ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, तो अभी भी हमारे पास मौका है कि हम उसमें यूरिया डाल दें। इसी तरह अगर हमने फास्फोरस या पोटाश भी नहीं डाल पाए तो तब भी हम गोब से पहले पहले वो डाल सकते हैं। लेकिन गोब के बाद अगर फसल उससे आगे चली गई है तो फिर अगर उसमें येलोनेस है फर्टिलाइजर की कमी की वजह से, यूरिया की, नाइट्रोजन की कमी की वजह से, तो फिर हम उसका 2% का स्प्रे कर दें तो वो रिकवर हो जाएगी खासियत। जवेद साहब, अब ये बात करें, साथ में हमारे पास फेसबुक से एक सवाल है कि गोब की हालत में कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो सर, क्योंकि जब हम नॉर्मली बताते हैं कि आप ये खाद डालें तो किसान पूछते हैं अगर हमने फास्फोरस डालना है तो किस फॉर्म में डालें, पर एकड़ के हिसाब से कितनी डालें, तो ये भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा क्लियर कर दें। ये देखें, हमारा जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है ना, उसमें से अब आपने देखना है कि कितनी आप अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर तो जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर आप दे चुके हैं ना, तो एक्सेसिव स्प्रेज की जरूरत नहीं है। गोब की हालत में फसल के आने के बाद अगर वो अपने अकॉर्डिंग टू योर फर्टिलाइजेशन प्लान, आप फर्टिगेशन प्लान अगर आप
डाल चुके हैं खाद्य, तो अब किसी खाद की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से या किसी भी रीजन से आप पहले नहीं डाल सके, तो अब वो कमी पूरा कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो सर ये उसी हिसाब से उतनी ही मिकदार में डाली जाएंगी खाद्य जितनी बुवाई की वक्त थी। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर किसी ने डीएपी नहीं डाली किसी वजह से, तो डीएपी हम यही रिकमेंड करते हैं कि जमीन की तैयारी के वक्त डालें। लेकिन अगर नहीं डाली तो एक बार आपकी हमारे फार्मर के साथ ही आपकी बात हो रही थी, तो आपने उन्हें रिकमेंड किया था कि खाद्य मुकम्मल कर लें। तो वो किस डालें? डीएपी अगर नहीं उस वक्त डाली तो किस तरह वो खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जो डीएपी है ना, इसको जमीन में शामिल करना जरूरी है। जैसे यूरिया है, वो जब हम ऊपर भी फेंकते हैं तो वो यूज हो जाती है, लेकिन इसको डीएपी को जमीन में मिक्स करना होता है। इसलिए अगर आप नहीं डाली तो आप उसकी फर्टिगेशन करें, उसको पानी में हल करके, जहाँ जब पानी लग रहा होता है तो वहां पे वो खाले के नक्के के ऊपर वो रख देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिरती है, उसको फर्टिगेशन कहते हैं। तो अगर अब वो खाद डालनी है आपने डीएपी, तो वो आप इस तरह डालेंगे, डीएपी भी और पोटाश भी, फर्टिगेशन के जरिए। जी जवेद साहब, इसकी मिकदार को बढ़ाना है अगर हम लेट डाल रहे हैं, उतनी ही मिकदार में डाल नहीं 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 नहीं, उतनी ही डालें, लेकिन वो छट्टा ना करें, फर्टिगेशन के जरिए, पानी के साथ। जी बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार अली साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे सुन रहे हैं? जी वालेकुम मेरी सलाम, हम बात आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात। अच्छा, सर ने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। मेरे तकरीबन 6 एकड़ हैं, तो मैंने नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो फर्टिलाइज़र है, मैं प्रॉपर खाद नहीं दे पाया। मैंने एक यूरिया का बैग और एक जो है वो डीएपी का बैग इस्तेमाल किया था। पोटाश इस्तेमाल नहीं की थी, मुझे पहले पोटाश के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो अब क्या मैं वो जो यूरिया है और डीएपी है, पोटाश को अब फ्लड कर सकता हूँ? आपकी किस स्टेज पे है क्रॉप इस वक्त? गोब की हालत में चली गई है या छोटी है? कब बिजाई कब की? गोब की हालत आप किसको कहते हैं? मुझे इसकी नहीं समझ आई। अच्छा, चले सिट्टा चले, बहुत निकलने से अच्छी पहले बात की है। स्टेज? ऐसे जी हाँ, जब सिट्टा निकलने से पहले, जब सिट्टा उसकी नाली के अंदर मौजूद होता है, नाली मोटी हो गई होती है, आपको पता चलता है कि नाली के अंदर सिट्टा बन गया है, उसको गोब जी की जी, हालत कहते हैं। नहीं इससे पहले अभी स्टेज है। ठीक है, तो बिल्कुल आप डालें, इसके जो है ना फर्टिलाइजर को पूरा करें। उससे ये है कि तो आपका दाना भी मोटा बनेगा और बेहतर दाने बनेंगे। सिट्टे के अंदर दानों की तादाद भी पूरी होगी और दाने सेहतमंद भी होंगे। जवेद तो साहब, ये एक जो पोटाश डालना है, इफ्तिखार साहब माजरत से मैं आपको भी आपका सवाल है, जो पोटाश डालना है बाद में, क्योंकि ये भी हम जमीन की तैयारी के वक्त डालते हैं, तो फिर इसको किस तरह डालना चाहिए? इसकी भी फर्टिगेशन करनी चाहिए, मतलब जी जी जी, फर्टिगेशन पानी के साथ मिला के देना चाहिए? या इफ्तिखार साहब, आपने पूरी बोरी यूरिया की आपने बुवाई के वक्त डाली थी? पहले पानी में डाली थी। पहले तो फसल का रंग कैसा है इस वक्त? ज्यादा अच्छी है, उसका ग्रीनरी ज्यादा है। जो हमारी है अकबर, उसका रंग ठीक है, लेकिन जो 206 है आई थिंक, उसका कलर थोड़ा सा ना, शायद टॉपलेंटस अभी हमने की है तो उसमें थोड़ी सी तिलकट है उसके पत्तों में, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई है। वो थोड़ा सा, वो तो अटलांटिस की वजह से भी आ गई, ओवर कवर कर जाए। तो अटलांटिस से पहले भी एक थी, एक जो एकड़, उसका रंग जो है वो पीला था, तो वहां पे उसमें आप आधी बोरी यूरिया डाल दें, ज्यादा ना डालें। थैंक यू सर। जवेद साहब, एक और भी बड़ा मसला मुझे अपने किसान भाइयों के साथ डिस्कस करते रहते हैं, हमको देखने में आया है कि ये जो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, ये बहुत ज्यादा समटाइम स्प्रे हो जाता है, तो उसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर बड़ा सीवियर इफेक्ट शो होता है पेस्टिसाइड का। अगर हमारे जी वीडीसाइड, बिल्कुल एग्जैक्ट वीडीसाइड। लेकिन कुछ सारे ऐसे भी थे जिन्होंने इंसेक्टिसाइड जो है, कि फार्मर जो है वो जरूरत से ज्यादा स्प्रे करते हैं खुद से। ऐसे फार्मर्स भी हमारे पास ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं, और वीडीसाइड का स्प्रे भी जरूरत से ज्यादा किया जाता है। उसकी वजह से फसल जो है जैसे बहुत मुरझाई सी, पीली सी हो जाती है, और इवन की कुछ ऐसी फसल है जिसके ऊपर गोल दायरे, जिसे हम लेयंस कहते हैं, वो बन जाते हैं। तो इस में फार्मर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो वीडिसाइड होती है ना,
इनका तो इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि बहुत सारे तो किसान भाई जो हैं वो नोजल का ही ख्याल नहीं करते। जो इंसेक्टिसाइड वाली नोजल है और वीडिसाइड की, ये कतन डिफरेंट होती है। जो भी, क्योंकि देखिए ना, इंसेक्टिसाइड तो वीट में आमतौर पे नहीं होती ना, इस पे तो कोई इंसेक्ट नहीं आता। वो लेटर स्टेज पे जाके एफर्ट आएगा, उस पर भी आज मैं बात करूंगा कि उसका क्या करना है। तो ये वीडिसाइड कॉमन है, वीडिसाइड का इफेक्ट भी आता है, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास के वीडिसाइड डालने से ये हो गया वो हो गया। तो उसके लिए टी जेट नोजल या फ्लैट जेट नोजल जिसको कहते हैं वो यूज करना चाहिए, और इस तरह से स्प्रे करें कि डुप्लीकेसी ना हो, किसी भी पौधों पर डबल स्प्रे ना हो। और इसके साथ साथ डोज का ख्याल रखें। जो मुख्तलिफ है वीडिसाइड, उनकी डोज उसके ऊपर रिकमेंडेड लिखी होती है, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जितना पानी लिखा हुआ है उतना पानी इस्तेमाल करें, डोज प्रॉपर डालें। ओवरडोज की वजह से नुकसान ज्यादा होता है, या जहाँ पे डबल स्प्रे हो जाती है, और या नोजल सही ना हो। तो ये तीन चीजें अगर आप एहतियात से करेंगे तो फिर उसका असर नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता हो जाता है, फिर उसकी रिकवरी के लिए यही है कि ना चंद दिन के बाद ही नजर आता है जो, तो उसके बाद ना आप वही यूरिया का स्प्रे 2% कर दें, कुछ ना कुछ हद तक रिकवरी हो जाए। जी जवेद साहब, एक और मसला जो हमारे किसान भाइयों का बहुत ज्यादा है वो डिस्कस करते हैं कि फसल अनइवन ग्रोथ है। किसी जगह पे बहुत अच्छी फसल है और किसी जगह पे टिलरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत छोटी छोटी है। तो डेफिनेटली जमीन की तैयारी इसमें है, तरीका काश्त जो है। लेकिन अब जो किसान भाई, क्योंकि काश्त हो चुकी है गंदम, तो अब कोई इसका सोल्यूशन है कि थोड़ी बढ़ोतरी बेहतर हो जाए फसल की, जहां पे फसल छोटी रह गई है बहुत ज्यादा? ये यूरिया स्प्रे रिलेटिवली वो कुछ कुछ हद तक कवर कर देगी। बाकी उसमें ये है ना कि मुख्तलिफ वजूहत है, जैसे आपने बता दिया कि जमीन की तैयारी है, अनइवननेस होती है। वीट में खास तौर पे जहाँ पे कोई लो लाइंग पैचेस आ जाते हैं ना, जहाँ पे पानी खड़ा रहे, इरिगेशन वाटर या रेन वाटर, तो फौरी तौर पे वीट की क्रॉप स्ट्रेस में आ जाती है। वीट क्रॉप एरेटेड कंडीशन को ज्यादा पसंद करती है निस्बतन सबमर्ज्ड के ना। तो अगर ये पानी जिस जगह भी खड़ा रहता है वहां पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस शो करती है। तो इसके लिए जमीन की लेजर लेवलिंग, और वो हमने पहले भी बातें की हैं कि उसका ख्याल रखना चाहिए। या फिर जो बेड प्लांटिंग है कुछ एरियाज में, वो बहुत जो है ना एडवांटेज उसका हो जाता है। लेजर लेवलिंग करके फिर आप बेड बना दें, या फिर उसके अलावा खेलियों पे काश्त, वो चीजें जो है ना वो इनको बेहतर कर देती हैं इन मामलों। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब तो गंदम की काश्त हो चुकी है। जब ये तीसरा चौथा शायद हमारा प्रोग्राम है या पांचवा प्रोग्राम है गंदम के ऊपर, तो मैं अपने किसान भाइयों से ये, जब इंशाल्लाह दोबारा गंदम की काश्त होगी तो हम पटरियों की काश्त के ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। कि बहुत सारे किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि पटरियों की काश्त जो है वो हर जगह पे कामयाब नहीं है। जी मलिक अब्दुल्ला साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मलिक अब्दुल्ला साहब, हम आपको सुन रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी इफ्तिकार साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैंने यही पूछना था कि अब जो फसल है उसमें नमी बहुत ज्यादा है, तो अब खाद कैसे हम फ्लड करें? ऑलरेडी जमीन जो है वो नीचे से बहुत ज्यादा नमी है, तो कब तक अब हम इसको देखें? अब कुछ फरवरी में फिर दोबारा कुछ बारिशों की भी प्रिडिक्शन की गई है। अभी खाद आप डालना क्यों चाह रहे हैं? आप वो कमी है, पहले खाद नहीं डाली? पहले सर हमने एक डीएपी और एक यूरिया और नीचे रूढ़ी भी डाली हुई है, लेकिन मेरा प्लान है कि ज्यादा क्रॉप लेने के लिए डीएपी और अगर यूरिया को और ज्यादा फ्लड कर दिया जाए तो हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। इफ्तिकार साहब, ये आपने ये जो हमारे बड़े किसान की बात करते हैं, जवेद साहब आज आप जरा सही तरह हमारे फार्मर्स को इसके बारे में बता दें कि ज्यादा खाद क्या ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है? नहीं, जब ज्यादा खाद भी डालेंगे तो फिर वो ओवर ग्रोथ होने की वजह से बाद में ये लॉन्च कर जाएगी। तो अगर आपने देखा ना, एक एक बोरी डाली है और साथ आपने फार्म यार्ड मैन्योर रूढ़ी जिसको कह रहे हैं वो डाल दी है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो सफिशिएंट है। क्योंकि जब आप
इस चक्कर में कि मैंने खाद और डालनी है, आपने अभी कहा है कि बहुत ज्यादा गीली है, अगर गीली है उसको और ज्यादा पानी लग जाएगा ना, तो ज्यादा वाटरिंग जो है ना ये ज्यादा नुकसान देती है फसल को। ज्यादा पानी जो है ना इससे भी फिर फसल ज्यादा पैदावार नहीं देती। जी इफ्तिखार साहब, आपका सवाल क्लियर हो गया आपको? जी जी शुक्रिया। अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने तमाम किसान भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि ज्यादा खादों से ज्यादा पैदावार नहीं आती। जो पैदावार है वो जमीन की तैयारी से लेके मुकम्मल निगहदाश्त और हार्वेस्टिंग तक, ये सारी चीजें मिला के ही आपकी फसल की पैदावार देती हैं। इसलिए मुतनासिब इस्तेमाल खादों का करें। जी अबुल फजल साहब हमारे साथ बड़े हमारे मोहतरम मेहमान भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं और हमारे बड़े काश्तकार हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं पूछना चाहता था ये एक्सपर्ट से कि ग्रोथ रिटार्डेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल हैं और क्या लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या पैरामीटर्स होंगे जब हम ग्रोथ रिटार्डेंट्स गंदम की फसल पे यूज़ करें? इस पे हमने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन अब हमने इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं रिटार्डेंट्स पे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ऑथेंटिक रिटार्डेंट्स अवेलेबल भी नहीं थे, तो इस पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं। जी अब्दुल फजल साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हम मजीद इस सवाल को डिस्कस करके इसका इंशाल्लाह आप जो सोल्यूशन है, जो आपका सवाल है, वो आप तक पहुंचा दिया जाए। शुक्रिया जी मोहम्मद फरहान साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं एक दो चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हमारा आज का जो टॉपिक था रस्ट के हवाले से था। एक तो काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि रस्ट का जो हिफाजती स्प्रे है, क्या बीमारी फैलने से पहले इसका स्प्रे कर लें, ये कितना इफेक्टिव रहता है। और दूसरा ये भी गाइड कीजिएगा कि कोई आपके पास कोई इसमें कंपैरेटिव स्टडी है कि कौन कौन से जो कॉम्बिनेशंस हैं फंजीसाइड्स में हमारे पास, वो रस्ट के अगेंस्ट जो है वो मोस्ट इफेक्टिव हैं। पेस्टिसाइड्स वालों के पास तो जो भी फंजीसाइड है वो तो सारी उस पर रिकमेंड कर देते हैं, एक खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा। तो क्या इस हवाले से कोई ऑथेंटिक स्टडी है कि ये जो ग्रुप्स हैं फंजीसाइड्स के, ये रस्ट के अगेंस्ट है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, या इनकी जो एंटी स्पोरोलेंट एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। और साथ ये भी गाइड कीजिएगा कि फार्मर को गाइड किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जहां पर बीमारी का हमला है बस उतनी ही जगह पर स्प्रे करें, बाकी जो आपकी सही फसल है जहां पर आपको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे तो उस पर स्प्रे ना करें। तो ये 2-3 चीजें करनी क्लियर कीजिएगा। शुक्रिया जी। इस पे काफी डिटेल से हमने वैसे आज बात की है आपके सारे क्वेश्चंस पे। चले, आपने लेट ज्वाइन किया तो आप दोहरा देते हैं। इसमें ना टिल्ट का और स्कोर का रिजल्ट हमारे पास अच्छा है। नटीवो का सबसे अच्छा है। नटीवो, टिल्ट, स्कोर वगैरह, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, ऑक्सीस्ट्रोबिन, ये इसके केमिकल्स हैं मुख्तलिफ जो अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। लेकिन प्रिवेंटिव स्प्रे की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई ससेप्टेबल वैरायटी लगाई है, फिर है कि आप ना फिर भी आप देखते रहें, जब कभी अपीयर होती है रस्ट उसके बाद ही करने की जरूरत है, क्योंकि इसका कोई बहुत लंबा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहता क्रॉप के, और इसके स्पोर्स एरियल होते हैं। तो इसलिए प्रिवेंटिव स्कोर जो है ना स्प्रेज वो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, उतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये हमने बात की है आज के दिन, इसका अटैक पैचेस की शक्ल में शुरू होता है, तो ये अच्छी सजेशन है एक्सटेंशन की कि आप विजिलेंट रहें, अपनी क्रॉप को मॉनिटर करते रहें, और जब पैच अपीयर हो तो फौरी तौर पे पैचेस पे स्प्रे कर दें। अगर तो आपकी वैरायटी रेजिस्टेंट या टॉलरेंट है तो कोई वजह नहीं है कि वो कंट्रोल ना हो। लेकिन अगर कोई वैरायटी को धनगत आपने लगाई हुई है जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, तो फिर ये है कि वो जरा जल्दी फैल जाती है। अगर आपको ऐसे नजर आए कि उसके आजकल मौसमी हालात भी ज्यादा फेवरेबल हैं और ये तेजी से फैलने का खतरा है, तो फिर आप पूरे फील्ड पे भी स्प्रे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये गाइड कीजिएगा, अभी कुछ अर्सा पहले 2 वीक्स पहले हमारे यहाँ जरा ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, बारिशों का मौसम रहा है। अब उसके बाद कंटिन्यूसली खासतौर पर भावलपुर में जो है ना वो सनलाइट अच्छी निकल रही है, डेली ठीक ठाक धूप पड़ती है, और इवन आप जो है वो गर्म कपड़े बैठकर धूप में पहनकर नहीं बैठ सकते।
और 15 प्लस जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। और इस टेम्परेचर, ये जो इस वक्त इन्वायरमेंट बना हुआ है बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट और सनलाइट बहुत अच्छी निकल रही है, तो क्या इस मौसम, ये मौसम भी सपोर्ट करेगा रस्ट को? क्योंकि कुछ जगहों पे रस्ट का अटैक जो है वो ऑब्जर्व भी किया गया है। जी करेगा। अगर दोबारा एक दफा तो ये है ना, ये आजकल फेवरेबल है, लेकिन अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ गया, दोबारा से बारिशें ना हुई, तो फिर ये ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये है कि कुछ दिन सनलाइट निकलती है, फिर दोबारा बारिश हो गई, फिर सनलाइट, तो वो सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। हाई ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर, वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस है। जी फरहान साहब, आपका सवाल क्लियर हो गया है आपको? जी जी, मेरा सवाल क्लियर हो गया। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मलिक अब्दुल्ला साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है। आप अपना काइंडली माइक ऑन करें और सवाल पूछ लें प्लीज। जी अब्दुल्ला साहब, हम आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे ये पूछना है भाई, मैंने फी एकड़ 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी अब जो सी है ना उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है जी? वालेकुम सलाम, बहुत हेलो शुक्रिया जुवेद साहब। जी जी सर, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। जी जुवेद साहब, आप पानी बताएं, आपने कितने अब तक लगा लिए हैं और फसल में नमी कितनी है, और जमीन में अगर जी सर, आपने अब ज्यादा तक पानी, हमने सिर्फ एक पानी लगाया है जी, एक पानी लगाया है और उसके बावजूद भी काफी पत्ते उसके ना पीले हो रहे हैं जी। आपकी जमीन में कोई साल्ट्स का मसला है, इस तरह का तो नहीं फिर? नहीं सर, हमारी जमीन जो सी है ना वो आपकी तकरीबन आपकी पक्की गंदम से जमीन है पहले जी। कौन सी फसल लगी हुई थी वहां? वहां पे हमने धान लगाई हुई थी जी। तो फिर धान में मॉइस्चर ज्यादा है, आपकी जमीन में धान का भी मॉइस्चर है, पानी भी लगा है, उसके बाद बारिश भी हुई जी है, वहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, वो और जब मॉइस्चर ठीक होगा, जैसे जैसे वो ठीक हो जाएगी। अब उसका कोई हल नहीं है वक्ती तौर पे जी? नहीं, उसको थोड़ा सा अभी एक हफ्ता वेट करें। अच्छा यूरिया स्प्रे करना है तो कर दें, उसका कोई हाँ, हर्ज वो नहीं है। कर लें, लेकिन एक हफ्ता वेट करें आप। 2%। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया सर। अब जैसे थैंक्स सर, सनलाइट बहुत। निकलना शुरू हो गई है ना, तो इंशाल्लाह क्रॉप हाँ जी, रिकवर कर जाएगी। ठीक हो गया सर। जुवेद साहब, थैंक्स ये जो सर। आप, जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जुवेद साहब, ये जब यूरिया स्प्रे का रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि यूरिया स्प्रे करनी चाहिए, ये कितनी स्प्रे करनी चाहिए? एक तो कुछ हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वो ये भी कहते हैं कि 2 किलो यूरिया जो है 100 लीटर जो पानी की टैंकी होती है उसमें डाल के जो स्प्रे करते हैं, इसके रिजल्ट भी उतना ही है जो हमारे किसान में कह रहे होते हैं कि यूरिया की बोरियां जो डालती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ये तो एक वक्ती हल है और उनके लिए जो टाइमली ये कर नहीं पाए ना, तो ये पहले जो एप्लीकेशन है ना प्रॉपर टाइम पे, वो नहीं कर पाए। ये नहीं है कि हम कोई रिकमेंडेशन बना दें कि नेक्स्ट ईयर से हमने 1 बोरी 1.5 बोरी यूरिया नहीं डालनी, बस 2 किलो जो है वो स्प्रे कर देनी है तो उसका सेम इफेक्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जी बहुत शुक्रिया। मखदूम हुसैन साहब, आप शायद कोई सवाल पूछना चाहते थे, उसके बाद आपका हैंड जो है डाउन हो गया। मखदूम हुसैन साहब, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। शुक्रिया बेटा, मेरा क्या सवाल हो सकता है, अल्लाह रहम करे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, ये इतना अच्छा टॉपिक आपने चुनाव किया है और ये बड़ी प्रॉपर स्टेज है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता था। एक्चुअली वो एक दोस्त ने सवाल पूछा था ना कि मैंने ये इतनी 1 बोरी यूरिया की और 1 बोरी डीएपी की डाली है, तो अगर इसमें मैं और यूरिया और डीएपी डालूं, तो उसका जवाब जावेद साहब ने बिल्कुल सही दिया। तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि उन्होंने पोटाश ऐड नहीं की। अगर जावेद साहब मुनासिब समझते हैं तो उनका पोटाश की एडिशन का मशवरा दे सकते हैं मेरे ख्याल में। शुक्रिया जी। जी उस पे हमारी बात हुई थी ना कि अगर इनमें से कोई भी आप पहले नहीं कर सके इस्तेमाल, तो वो फर्टिगेशन के जरिए आप कर सकते हैं पानी के साथ। जी, ये बात और बार मखदूम साहब ने हमसे सवाल नहीं करने जी, हमने जहां फंस जाएंगे हमने मखदूम साहब को कहना है कि वो हमें अब बताएं इसका,
ठीक है ना, जी। ही इज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन आवर प्रोग्राम इस वक्त। जी, मखदूम साहब माशाल्लाह एक्स डायरेक्टर रिटायर हुए हैं यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गंदम के महकमे से, और डॉक्टर जवेद साहब माशाल्लाह करंट जो है वो डायरेक्टर की नशिस्त पर आप फाइज हैं और अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर आप थोड़ा सा अब जैसे कि मैं खुद भी आपको बार बार हम आपको तंग करते रहते हैं, आपसे सवाल पूछते रहते हैं जो फार्मर्स हमारे पूछते हैं। एक बार अजीजुर रहमान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि वो जो खादों का स्केड्यूल पूछते हैं जो जमीन की तैयारी के वक्त नहीं डालते, क्या वो सारी खादें आप डाल सकते हैं, या अगर जिन्होंने जमीन की, जैसे कि जवेद साहब ने कहा कि उनको जरूरत नहीं है, अगर जमीन की तैयारी के वक्त सारी खादें डालते हैं तो बाद में वो ना डालें। लेकिन फार्मर बार बार ये सवाल करते हैं कि गंदम पीली है तो हम क्या डालें, या गोब की हालत में कौन सी खाद डालें, या उसके बाद हम कौन सी खाद डालें। तो ये थोड़ी सी बात हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि अगर बजाय के वक्त उन्होंने खादें डाली हैं तो क्या बाद में जरूरत है या नहीं है। मैडम जो फास्फोरस और पोटाश की खाद का जहां तक ताल्लुक है ना, तो ये तो बजाई से पहले ही डालनी चाहिए। अगर आप पहले नहीं डाल सके, पहले पानी के साथ भी डाल दें तो फिर भी ये इसका जो रिजल्ट अच्छा है। बल्कि पहले पानी के से बाद लोग ये कहते हैं कि इसको बजाई के वक्त या पहले पानी के साथ डाल दें तो इससे पैदावार में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि ये इन खादों ने ऐसा अवेलेबल होना होता है ज़मीन को, इनकी ये ज़मीन में लीच डाउन नहीं होती, जैसे यूरिया लीच डाउन हो जाता है। तो इसलिए इन खादों को पहले पानी के साथ या बजाई के वक्त डालने से अच्छे नताइज जो हैं वो मिलते हैं। तो यूरिया हम इसलिए स्प्लिट करते हैं उसकी डोजेज, क्योंकि यूरिया जो है वो पानी के साथ नीचे चली जाती है, रूट जोन से बाहर चली जाती है। तो इसलिए यूरिया की जो खाद है वो 2 या 3 किस्तों में डाली जाती है। कुछ बजाई के वक्त, क्योंकि वो डीएपी या नाइट्रोफास तो इस तरह की हम जो उनमें भी कुछ नाइट्रोजन होती है, फिर हम पहले पानी के साथ यूरिया डालते हैं। फिर उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो दूसरे पानी के साथ भी डाली जा सकती है अगर जरूरत पड़े, महसूस हो कि उसकी कमी है तो। लेकिन एक चीज है, वैसे बेहतर ये है कि बजाय यूरिया के दूसरे जो सोर्सेज हैं नाइट्रोजन के, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इससे जो है वो थोड़ी सी जो है वो, जैसे अमोनियम सल्फेट अगर डालेंगे तो उससे सल्फर जो है वो उसकी जो है एक एडिशनल जो है वो प्लांट को, पौधे को मुयसर आ जाता है, क्योंकि मैक्रो एलिमेंट है सल्फर, तो इसका भी जो है वो पौधे को जरूरत होती है। इसके अलावा जो जिंक सल्फेट है उसका इस्तेमाल भी गंदम की फसल को, बल्कि दूसरी बहुत सी फसलों को जो है वो करने से ज्यादा जो है अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो उसका इस्तेमाल भी पहले पानी के साथ करना चाहिए जिंक सल्फेट का। तो अगर कहीं बाद जमीनों में बोरान की कमी भी जो है वो महसूस हो रही है, अगर कहीं उसकी कमी है तो फार्मर फील करते हैं कि उसकी कमी है, तो फिर वहाँ बोरान की मिकदार भी थोड़ी बहुत डाल लेनी चाहिए। तो अगर अजीजुर रहमान साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही, सर ये बोरॉन का जो आपने सवाल किया ये बड़ा अहम है। हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आती हैं कि पत्तों के ऊपर बोरॉन की कमी होती है, कहीं बहुत ज्यादा कमी होती है, आप जानते हैं उसकी वजह से फिर सिट्टे में दाने भी कम बनते हैं, सिट्टा भी। हाँ। तो सर जो लोग जमीन की तैयारी की, नॉर्मली तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जमीन की तैयारी के वक्त वो डाला जाए 17%, लेकिन जो बोरिक एसिड सर अगर लेकिन वो नहीं डालते फार्मर तो कितनी वो मिकदार जो है बाद में डाल सकते हैं? वो असल में उसकी डिपेंड करता है, 2 किलो के करीब इसको रिकमेंड करते हैं, उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कितने परसेंटेज है, या बोरिक एसिड का स्प्रे भी किया जा सकता है 2% सोल्यूशन का। तो वैसे आम तौर पे इसकी ज्यादा जो हमारी हल्की जमीनें हैं जो वहाँ इसकी कमी फील होती है, जहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा है वहाँ इस्तेमाल हो रही है। आम हमारी जमीनों में इसकी ज्यादा कमी नहीं है, क्योंकि हमारे जो बहुत से जो नहरी इलाके हैं जहाँ सिर्फ एक ही फसल होती है तो वहाँ इसकी इतनी कमी फील नहीं हो रही। तो जहाँ ज्यादा क्रॉप्स रखती हैं, मतलब बाद जिम्मेदार जो हैं वो 3-3 फसलें ले रहे हैं राइस वीट कॉम्बिनेशन में, और या उसके दरमियान में वो फॉडर वगैरह की क्रॉप लेते हैं, तो वहाँ इसके जो है कुछ असरात, इसकी कमी के असरात नजर आते हैं। तो आम तौर पे वैसे इसकी हमारी जमीनों में भी बोरान की इतनी कमी नहीं है। जी जी मेरा ख्याल है हम ना इमरान साहब का क्वेश्चन ले लें, उसके बाद ना टाइम भी शॉर्ट रह रहा है, मैं कुछ चीजें ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ एफर्ट के हवाले से, क्योंकि वो भी अब कमिंग डेज में आना है ना। तो इमरान सर का क्वेश्चन का जवेद साहब, उससे पहले फहद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े मोहतरम टीचर हैं यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में।
एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं। सर फहाद रसूल साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। फहाद साहब ये जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड वीट का क्या सिनेरियो है, क्या वो भी रस्ट रेजिस्टेंस है? ये इनका पहला सवाल है। और इनका दूसरा सवाल ये है कि क्या रियल हाइब्रिड सीड अवेलेबल है या अभी क्लेम ही चल रहे हैं? जी जुबैर अभी साहब। सिर्फ क्लेम चल रहे हैं। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस के कोई कमर्शियल हाइब्रिड इस वक्त तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। जी, और सर ये जब ठीक है हाइब्रिड अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हाँ जी, तो रस्ट का फिर बात नहीं है ना। फहद रसूल साहब, क्या आप मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी इमरान हुसैन साहब, हम आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लें। जी इमरान हुसैन साहब, हम आपको सुन रहे हैं। इमरान हुसैन साहब का यहाँ पे फेसबुक पे भी सवाल आया हुआ है कि टिल्ट के साथ एज अ बयान शायद लिखा हुआ है, इन्होंने कहा एज अ बयान का स्प्रे जरूरी है कुंगी वाली जगह पर। जवेद साहब ये आप खुद ही नहीं, बिल्कुल नहीं जरूर, नहीं बिल्कुल नहीं जरूरी। जरूर। ठीक है सर, एक और सवाल है, हम जरा फेसबुक से भी कुछ सवाल ले लें। पूछ रहे हैं कि रस्ट के लिए फेवरेबल टेम्परेचर की रेंज क्या है, प्लीज इसके बारे में बता दें। जी अजीज साहब प्लीज दोनों अलग-अलग बता दीजिएगा। ओके। जो येलो रस्ट है, जो स्ट्राइप रस्ट जिसको डॉक्टर साहब ने पहले शुरू में बताया, जिससे पीला पाउडर बनता है, उसका जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट है। और जो लीफ रस्ट है वो 25 के राउंड अबाउट उसका होता है। और जो स्टेम रस्ट का है वो 25 से अबव, लेकिन उसके साथ जो 80% ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर 80% ह्यूमिडिटी हो और 20% के राउंड अबाउट टेम्परेचर हो, दैट इज फेवरेबल फॉर येलो रस्ट। अगर 25 के राउंड अबाउट हो तो वो दैट इज फेवरेबल फॉर लीफ रस्ट। अगर 25 से ज्यादा हो दैट इज फेवरेबल फॉर स्टेम रस्ट। जी अजीज साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं फिर बता दी जाऊं कि आप सावी ऐप के अंदर 7 दिन की मौसम की पेशन गोई देख सकते हैं। तो वो आप वहां पर देखें जहां पर ये वाला टेम्परेचर है 20 या 25 रस्ट के लिए। साथ ही अपनी फसल को मैप करें और देखें कि कहीं कोशिश करके रोजाना मैप करें। रोजाना आप देखें कि 6 दिन का वैसे डाटा आपको सैटेलाइट देती है, 6 दिन बाद मजीद सैटेलाइट डाटा को अपडेट कर देती है। उसको देखते रहें कि इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आपकी फसल के अंदर कोई मसला तो नहीं। इससे ये होगा कि आपको फसल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे भी अपनी फसल की निगहदाश्त कर सकते हैं। जी मखदूम हुसैन साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपने फिर से कमेंट करना होगा। जी सर, हम आपको सुन रहे हैं। जी मखदूम साहब। हाँ, थैंक यू वेरी मच बेटा। हम आज निकले से थोड़ा सा फील्ड में ना, तो दोस्तों का ये जो कलर के हवाले से जावेद साहब ने भी जो बड़ा क्लियर लोगों को बतलाया दोस्तों को, कि हर पीले रंग का जो पत्ता होता है वो रस्टेड ज़दा नहीं होता, कूंगी ज़दा नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया। और बहुत सारे दोस्त बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी फसल जो है ना वो पीली पड़ रही है, उसमें बेहतरी नहीं आ रही। मैंने आपको ना अभी आपके व्हाट्सएप पर 3 पिक्स सेंड की है। जी सर। अगर आप उनको शेयर अभी कर सकते हैं तो उसमें देखें कि वो जो बिल्कुल जावेद साहब ने सही बताया था, कि इससे पहले अजीज साहब ने भी बताया था कि जो फसल राइस वाले फील्ड में लगाई गई है तो उसमें पानी बहुत ही एहतियात से देना पड़ता है। तो ये जो 3 पिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप दिखला दें तो वो बिल्कुल तकरीबन 15 नवंबर की वो काश्त है, लेकिन वो देखिए उसका कितना बुरा हाल है। और उसमें अब भी पानी खड़ा था। एक तो उन्होंने वक्त से पहले पानी लगा दिया, हालांकि सारे दोस्त हमारे जावेद साहब ने बहुत पहले बताया था कि 40-45 दिन बाद पहला पानी लगाते हैं। उन्होंने पहला पानी भी जल्दी लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा पानी लगा दिया, फिर बारिशें हो गई। तो अब उसका यही हाल होना था जो आपके सामने है। तो फार्मर्स को ना बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है इस हालात में, कि जो राइस के बाद गंदम काश्त करते हैं उसके लिए खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। और फिर इससे ये सारे जो मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। अब यही है कि वो वेट करे और मुस्तकबिल में पानी करीब में ना दे जब तक वो खुश्क नहीं खराब हो जाता, उसमें जब पानी खुश्क नहीं होता। तो अगर काइंडली शेयर कर सकते हो तो आप दिखा दें दोस्तों। जी सर, मैंने टीम को बोल दिया, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वो शेयर हो जाती हैं। जी जवेद साहब, अब थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर मखदूम साहब। जवेद साहब, अब तेले के बारे में शायद बात करना चाहते थे। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? सर अभी तो नहीं, आपकी स्क्रीन शो हो रही जी, ये आपको फिर अनेबल कराना पड़ेगा। मुबशिर साहब, काइंडली आप सर को अलाउ करें स्क्रीन शेयर करना।
जी, अब कर सकते हैं। जी सर। बशीर साहब, इसके बाद आपने अपनी स्क्रीन ऑन करके वो पिक्चर्स भी दिखानी है। जी सर। जी, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं पिक, ये है इसकी ब्लू स्मट। ये है डिजीज जो बीज से आगे फैलती है। तो जो हम बात करते रहे हैं शुरू में, बिजाई के वक्त के बीज को दवाई लगा के काश्त करें, तो ये उसकी वजह थी। अब अगर किसी ने नहीं लगाई दवाई और ये ब्लू स्मट अपीयर हो गई है, तो इसको फसल में जाके कैंची और एक शॉपर बड़ा लेके जाएं, इसको काट के एहतियात से शॉपर में डालें ताकि इसके स्पोर्स फैले ना, और उसके बाद उनको इकट्ठा करके जला दें। इससे यह है कि ये आइंदा दानों में शामिल नहीं होगी और आपके फील्ड में शामिल नहीं होगी। अगले साल इसका अटैक कम होगा, लेकिन आइंदा से इसको आपने दवाई जरूर लगानी है। ठीक है, इस पे फिर बात करने की अब मजीद जरूरत नहीं। अब आता है तेले का। तो अब जब मार्च के महीने में तेले का हमला होता है, ये अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये खासा सीवियर अटैक है। तो इसके लिए मैंने गुजारिश करनी थी कि तेले का थोड़ा सा भी अटैक शुरू होता है तो दोस्त जो है ना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका बेहतरीन कल्चरल कंट्रोल अभी मौजूद है। ये जो आपको कीड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये सारे कीड़े हमारे दोस्त कीड़े हैं। तो किसान भाई देखेंगे कि जब भी तेले का हमला होता है तो साथ ही ये दोस्त कीड़े भी फील्ड में बेतहाशा मौजूद होते हैं। इनकी वजह से फिर वो इकोनॉमिक लॉस की तरफ क्रॉप नहीं जाती। तो इसके लिए खुदारा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना शुरू करें, वरना ये होगा कि ये दोस्त कीड़े भी मर जाएंगे और अगले सालों से फिर कपास की तरह हम भी उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे कि 4-4 स्प्रे, 6-6 स्प्रे, क्योंकि फिर इनको कल्चरल कंट्रोल इनका खत्म हो जाएगा। ये जितने कीड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं ये सारे हमारे दोस्त कीड़े हैं, ये सब तेले को खाते हैं। हाँ, कल्चरल कंट्रोल में ये जरूर हम कर सकते हैं कि जब हम गंदम को लगाएं तो उसके दरमियान कहीं कहीं सरसों की लाइनें लगा दें। सरसों पे ये है कि जो सरसों पे तेला आता है ना, वो गंदम पे शिफ्ट नहीं होता, लेकिन जो दोस्त कीड़े हैं वो सेम है। तो जब हम ये सरसों लगाते हैं, इस पे तेला पहले आ जाता है और उसके साथ साथ फिर जो दोस्त कीड़े हैं वो भी वहां पे फ्लरिश कर जाते हैं, वहां पे वो वाफर मिकदार में हो जाते हैं। चुनाचे जब गंदम पे इसका अटैक आता है तो वो फौरी तौर पे उसको खाने के लिए प्रीडेटर मौजूद होते हैं। इस तरह से ये कंट्रोल जो है ये बेहतर हो जाता है। तो स्प्रे नहीं करनी है। अगर किसी को ज्यादा भी नजर आ रहा है ना, तेला कुछ हो गया है, तो तब भी आप पानी का स्प्रे ना जो पावर स्प्रेयर के साथ कर दें तो उससे भी तेला गिर जाता है नीचे। तो एक दफा ये जो सुस्त तेला है जिसका गंदम पे हमला होता है, ये अगर पौधे से जितना नीचे गिर जाता है दोबारा पौधे पे अटैक नहीं करता, मर जाता है वो। तो इस तरह से कंट्रोल करें, लेकिन स्प्रेस पे ना जाए। उसके अलावा अगर टाइम है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ना लॉसेस जो हमने आगे जाके अब आने हैं ना, हार्वेस्टिंग के वक्त जो है ना, बहुत ज्यादा अर्ली या बहुत ज्यादा लेट हार्वेस्टिंग ना करें। अर्ली में ये है कि दाने में नमी ज्यादा होती है, फिर वो दाना जो खराब होता है उस पर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का अटैक होता है। लेकिन अगर ज्यादा लेट करें तो फिर सिट्टों में से दाने गिरते हैं। ये वो कुछ लॉसेस मैंने ना निकाले हैं जो हम खाम में अपनी तैयार फसल में से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। इसी तरह बर्ड्स का, रोडेंट्स का, चूहों वगैरह का जो है अटैक, ये फील्ड में काफी पाया जाता है, इससे भी हमारा नुकसान होता है। उस बारे में भी हमें ख्याल रखना है। अगर चूहों वगैरह के बिल नजर आए तो उसका कंट्रोल करें। इसी तरह जब हम कटाई के दौरान बहुत सारा जाया करते हैं, जिसमें हमारा थ्रेशर जो है वो अच्छा ना होने की वजह से, या जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो हमारे चूंकि पाकिस्तान में ज्यादातर तो यूज्ड आते हैं, तो उनमें लॉसेस बहुत ज्यादा है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि 10 से 15% तक भी नुकसान जो है ना वो सिर्फ कंबाइन या थ्रेशर से हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बोरियां वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, फटी पुरानी ना हो। उसके
अलावा जो है हमारे बारिशें और हेल स्टॉर्म वगैरह पकी हुई फसल को काफी नुकसान करते हैं। उसकी कुछ ना कुछ हद तक मैनेजमेंट ये होती है कि जब कटाई करनी है तो जो मौसम की प्रिडिक्शन है उसको मद्देनजर रखें। उसमें सावी हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है कि सावी से आपने बार बार दोस्तों को बताया है कि हम कैसे आइंदा एक हफ्ते की जो है वो फोरकास्ट देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें अपनी कटाई और गहाई का जो है ना प्रोग्राम बनाना है। इसी तरह पे आखिर में जब दाने स्टोर करने हैं तो उस वक्त स्टोर साफ सुथरे होने चाहिए, उस पर कीड़ों मकोड़ों का चूहों का हमला नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा खिड़कियां नहीं होनी चाहिए ताकि उसको एयर टाइट करके बंद करके उसके अंदर वो गंदम वाली गोलियां जो है टॉक्सिन वगैरह है वो रखी जा सके। जवेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर की बात की है कि कंबाइन हार्वेस्टर से लॉसेस देखने में आए 10 से 12%। तो सर किस तरह आप हमारे काश्तकार भाइयों को रिकमेंड करते हैं फसल की बर्दाश्त जो है वो किस तरह करें अगर कंबाइन हार्वेस्टर से ये मसाइल आ रहे हैं? देखें कंबाइन हार्वेस्टर जो है ना ये ज्यादातर आपने देखा है कि ना फार्मर का अपना नहीं होता, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उनको तो ये जल्दी होती है कि सीजन है कि जल्दी जल्दी काट के एक बंदे की फसल तो अगले पे जाए, लेकिन हमारी तो वो 6 महीने की मेहनत होती है। तो फार्मर खुद देखेगा कि पीछे जो भूसा आ रहा है उसमें दाने तो नहीं आ रहे, या वो कंबाइन में दाने टूट तो नहीं रहे। इसी तरह थ्रेशर में भी हमें चेक करना है कि उसमें टूटे हुए दाने ना आ रहे हों या भूसे के साथ दाने ना जा रहे हों। अगर उसका पंखा ज्यादा तेज है या कुछ और मसाइल है तो वो उसके हैमर ठीक नहीं है, वो तोड़ रहा है दाने या भूसे में जा रहे हैं, तो वो उसको वहीं पे रुकवाए और उनको उसका हल कहें थ्रेशर वाले का है या कंबाइन वाले को कि भाई इसको सही करके लाओ और फिर काटो। अदरवाइज वो तो 10 से 15% हमारा नुकसान करके चले जाएंगे। ये मेरी सबमिशन। जी 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 साहब बहुत शुक्रिया। जी साहब अगर आप मजीद आपने कुछ प्रेजेंट नहीं करना तो आप स्क्रीन ऑफ कर लें ताकि सर इससे पहले हम सवाल लेंगे। मखदूम साहब मैं आपका सवाल लेती हूँ। फहद रसूल साहब ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पुअर वीट स्टेम थिकनेस ऑब्जर्व्ड इन सम फार्मर फील्ड्स, चेंजेस ऑफ लॉजिंग्स कुड बी देयर, शुड स्प्रे पोटाश सॉल्यूशन और एनी अल्टरनेट ऑप्शन टू अवॉइड लॉजिंग? जी सर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाश ये बिल्कुल जो है ना ये जड़ों की मजबूती के लिए हैं। तो ये तो वही है ना कि जो हम बार बार एक ही जिक्र करते हैं कि फर्टिलाइजर का बैलेंस्ड यूज, जितनी नाइट्रोजन जरूरी है उतनी ही फास्फोरस और पोटाश जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सवाल भी किया है, जवाब भी दे दिया है कि पोटाश फर्टिलाइजर जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो अगर वो कोई ऐसी है तो अभी हम फर्टिगेशन के जरिए पोटाश अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर उन्होंने पूछा है कि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट इसका सॉल्यूशन भी है? नहीं, ऑल्टरनेट और क्या होना है इसका। जी सर फहद रसूल साहब इसलिए वैसे तो आप बहुत बेहतर जानते हैं हमसे, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन पटरियों पर कास्ट के ऊपर खासकर गंदम को इसलिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप लॉजिंग से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। बहुत ऐसे हैं। मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहूंगा। असल में जो वैरायटीज होती हैं उनकी टिलरिंग पोटेंशियल डिफरेंट होता है। कुछ वैरायटीज होती हैं वो ज्यादा टिलरिंग करती हैं, कुछ कम टिलरिंग करती हैं। तो इसका जो फार्मर हैं हमारे जिम्मेदार भाई जो हैं वो उसकी टिलरिंग हैबिट के हिसाब से उसका सीड रेट रखें। तो जो ज्यादा टिलरिंग वाली वैरायटीज हैं उनका कम बीज इस्तेमाल करें, जो जो ज्यादा टिलरिंग वाली वैरायटीज हैं उनका जो है वो कम बीज इस्तेमाल करें, जो कम टिलरिंग वाली हैं उनका ज्यादा बीज इस्तेमाल करें। तो उसको एडजस्ट करें सीड रेट को। तो इससे जो है ये वीक जो स्टेम है इसका काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाता है। फिर लाइन सोइंग करें। छट्टे से काश्त की फसल में ये होता है कहीं ज्यादा बीज पड़ जाता है कहीं कम पड़ता है। तो जहाँ ज्यादा बीज पड़ता है वहां जो है वो जो उसका स्टेम थिकनेस है वो कम होती है, जिसकी वजह से लॉजिंग का ज्यादा चांस होता है। जी जी अजीजुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब आप बात कर सकते हैं और मुबशिर साहब आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें, जो पिक्चर शेयर किए हैं वो काइंडली दिखा दें स्क्रीन पर। जी मखदूम साहब। हाँ जी तो ये जो लॉजिक के हवाले से बातें हुई हैं अजीज साहब ने और जावेद साहब ने, ये बिल्कुल सही फरमाया है। अब मेरी आवाज सुन रही है बेटा? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, तो इसमें सीड रेट का बहुत अहम रोल है। ये डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से क्लियर किया है। जितना ज्यादा हम आंखें बंद करके सीड रेट इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बीज इस्तेमाल करेंगे, उससे लॉजिंग के ज्यादा चांसेस होंगे। सेकंडली, इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की थी जावेद साहब ने, कि जो हम है ना, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो वो भी इसके कंट्रोल में बड़ा अहम रोल अदा करती है, लॉजिंग को मिनिमाइज कर देती है। और अगर नाइट्रोजन ज्यादा यूज करेंगे तो उससे लॉजिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। तो फार्मर्स को बचना चाहिए ज्यादा बीज डालते वक्त, और स्पेशली उन वैरायटीज का जिनकी टिलरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उनका तो लामहल्ला 5-10 किलो तक भी बीज कम किया जा सकता है। तो अगर मेरी वो स्क्रीन शेयर हो सकती है तो दिखा दे, मैं उस पर थोड़ा सा कोई कमेंट कर दूं। जी मुबशिर साहब, आप तस्वीरें दिखा दें हमारे नाज़रीन को। इसके बाद फेसबुक पर हमारे पास बड़ा अहम सवाल मौजूद है, तो उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी मुबशिर साहब, हाँ, एक ट्राई बात कर, मैं हाँ। और एक बात, और ये फोटो सामने आ गई है, तो ये देखें आप, इस फोटो को आप देख सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है, और ये ओवर जो है ना इरिगेशन, उसी का ही ज्यादा फैक्टर है। जिधर पानी कम नजर आता है उधर उसकी कुछ कदरे ग्रोथ बेहतर है, और यहाँ पानी ज्यादा देर खड़ा रहा है, तो ये आप देखें कि मिड नवंबर की काश्त हुई फसल है। ये पिंडी भट्टियां से आगे है, जलालपुर भट्टियां, उस साइड पे हम निकले थे आज। तो इस तरह की कंडीशन का फिर सामना करना पड़ता है फार्मर्स को। तो राइस के बाद जो गंदम काश्त करनी है, तो उसमें खसूसी तौर पर इरिगेशन का हमने ख्याल करना है। तो एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, अब भी फसल ये देखे बिल्कुल तबाह है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि आपने जावेद साहब से अभी वो सवालात शुरू कर दिए हैं जो हार्वेस्टिंग से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज के मामलात हैं और कटाई के मामलात हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फुल फ्लैज्ड प्रोग्राम इसका सावी प्रोग्राम में, सावी बैठक में होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लॉसेज है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान भी, और हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज जिसको कहते हैं। बड़ा अहमियत का हामिल टॉपिक है, इसको कभी मिस ना कीजिएगा। जावेद साहब इंशाल्लाह आपके साथ हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और खुशी के साथ शामिल होते हैं। तो इस पे फुल फ्लैज्ड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। जिस भी डिपार्टमेंट से हमने बात की, उन्होंने खुले दिल के साथ हमें तस्लीम भी किया और लेट नाइट भी टाइम दिया। ये बड़ापन है, मैं समझती हूँ, गवर्नमेंट अदारों का। और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या बाकी भी लोग हैं, वो इतनी खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं ज़राअत के अंदर। सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारा फेसबुक पर जो सब सवाल है कि एक्सपर्ट्स काइंडली मौजूदा टाइम के हवाले से भी गाइड कर दें। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट नारोवाल पूरा का पूरा पानी में है। ये फिर वही बात है कि ना, मखदूम साहब ने मेरा ख्याल काफी हद तक इसका जवाब दे दिया है कि हमने सोइंग के वक्त बात की थी कि इसको जो राइस बेल्ट है, खासतौर पे यहाँ पे अगर हम बेड प्लांटिंग करते हैं या रिज प्लांटिंग करते हैं, तो हम ये ज्यादा नमी वाले मामले को काफी हद तक एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है जिन दोस्तों ने नहीं किया, अब यही है कि अब उनको वेट करना है और नेक्स्ट पानी नहीं लगाना जब तक कि वो अच्छी तरह सूख नहीं जाती जमीन, या खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमने किसी भी मुमकिन तरीके से अपने फील्ड से पानी को निकालने का बंदोबस्त करना है। वरना अभी जो स्क्रीन शेयर हुई है उसी तरह की क्रॉप हो जाती है, और वो तो जैसे आपने भी लफ्ज यूज किया है कि तबाह हो गई है। तो ये वाकई नारोवाल वाली साइड पे ये प्रॉब्लम है, हमने विजिट भी किया है। तो खासी सिचुएशन। जवेद साहब आपको बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, ये बहुत बेसिक सवाल है कि जो अप्रूव्ड वैरायटीज हैं उनके कुछ नाम बता दें, और कौन सी वैरायटीज हैं जो ज़्यादा टेलरिंग करती हैं, कौन सी वैरायटी हैं जो कम टेलरिंग करती हैं। जी अजीज साहब प्लीज आंसर कीजिए।
डॉक्टर अजीज साहब? अप्रूव, हाँ जी अप्रूव वैरायटीज में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है वो अकबर है। तो ये इसकी जो मॉडरेट टिलरिंग है, इसका जो रिकमेंडेड सीड रेट है उस पे इसकी सोइंग की जा सकती है। फिर दिलकश है, उसकी भी टिलरिंग तकरीबन इसके बराबर है। हमारी जो सुबहानी है इसकी टिलरिंग ज्यादा है, इसका सीड रेट थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद MH21 है, ये भी नॉर्मल टिलरिंग की वैरायटी है, इसका भी आप रिकमेंडेड सीड रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद फखरे बकर, उसकी भी नॉर्मल टिलरिंग है। तो ज्यादातर जो नई वैरायटीज हैं उनमें जो सुबहानी है इसकी जो टिलरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसका थोड़ा सा कम बीज इस्तेमाल करें। उसके अलावा बाकी जो बाकी वैरायटीज हैं वो उनकी टिलरिंग जो है वो अकबर जैसी है, नॉर्मल है, और उनका 45-50 किलो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी फरमान साहब, आपका सवाल क्लियर है? जी मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब हमसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे भाई ज्यादा परेशान हैं। वो पूछते हैं कि क्या हमारी क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो गई हैं, क्या हम ऑलमोस्ट 1 महीना आगे चले गए हैं, क्या हमको फैसलाबाद 2008 को तब्दील कर लेना चाहिए? जी जवेद साहब। जी हाँ बिल्कुल, हमने 2-3 साल से रिकमेंड कर रहे हैं कि फैसलाबाद 08 को अब खत्म कर दें, और जिन वैरायटीज का डॉक्टर अजीज साहब ने नाम लिया उनके, देखिए फैसलाबाद 08 बहुत अच्छा चली है, बहुत देर से 2008 की वैरायटी है, रूल किया है इसने, लेकिन अब इसका टाइम खत्म हो गया है। इसकी जगह हम अल्टरनेट ले आए हैं। अकबर 2019 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा अनाज है, अब नेक्स्ट ईयर से आपके पास सुबहानी होगी, दिलकश होगी, अरूज होगी, फखरे बकर है, बकर स्टार है। तो खासी वैरायटीज आ गई हैं जो अब इनको रिप्लेस करती हैं, जो रस्ट को भी टॉलरेट करती हैं, और उसके साथ साथ उनका यील्ड पोटेंशियल भी ज्यादा है, और इन जो अब एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं इनमें बेटर परफॉर्म कर रही हैं। तो अब फैसलाबाद को रिप्लेस कर दें। सर जो हमारे मेहमान ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम 1 मंथ आगे चले गए हैं, आई थिंक ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तो आज से 20 साल पहले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बिल्कुल आगे चले गए, क्योंकि देखिए पहले 1 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो जाती थी, 15 अक्टूबर भरपूर टाइम होता था, लेकिन अब यह है कि 1 नवंबर से ऑनवर्ड हम कहते हैं बेस्ट पीरियड जो है वो 1 नवंबर से 20-25 नवंबर तक है। जी सर बहुत शुक्रिया। जी इमरान हुसैन साहब, आप जल्दी से अपना सवाल पूछ लें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा मैडम साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम लिया से हैं, ठीक है, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अंदाज में बताते हैं, तो जो ये इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं ना, वो हमारे इलाके में ज्यादा अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपली जो भी इंग्लिश वर्ड है उनको थोड़े सादे अल्फाज में तब्दील कर दिया करें, ताकि जो सादा लोग इंसान है, फेसबुक पे काफी सारे लोग देख रहे होते हैं, तो वो समझ जाएं कि बात क्या है। अब ये कद के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमें कोई समझ नहीं आती कि ये इंग्लिश वर्ड हमारी समझ से बाहर होते हैं। चले जी, हम माजरत करते हैं जी इस पे। वैसे मेरी कोशिश पूरी होती है। आप देखें, अगर आप इसको भी रिपीट देखेंगे ना, अभी सावी ने इसको डाल देना है फेसबुक पे, तो मैं अपने अल्फाज, अगर कोई इंग्लिश का बोला जाता है तो मैं साथ फौरी तौर पे उसका उर्दू भी बोल देता हूँ। लेकिन चले, आपका हमने ना सवाल जो है ना, बिल्कुल आपका कमेंट हमने ले लिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा से इस पे जरा ज्यादा काबू रखें और आसान से आसान अल्फाज में बताएं। बाकी मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त, सावी के साथ भी मेरे आप व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। मैं उर्दू, पंजाबी और थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगा सराइके में भी शायद आपको बता सकूं। शुक्रिया तो सर। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो अयूब रिसर्च है, इसने गुलाबी सुंडी से पाक कोई कपास की बीज की रिसर्च की है? ये आपको कपास वाले प्रोग्राम में बताएंगे जी, बिल्कुल की हुई है। ट्रिपल जीन वैरायटी, जो 3 जीन वाली वैरायटी है, वो उस पे काम हो रहा है। जवेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम एक प्रोग्राम की माजरत के साथ मैं आपकी बात, हम एक प्रोग्राम के अंदर थोड़ा मुनासिब नहीं है कि हम दूसरे प्रोग्राम की बात
करें। इमरान हुसैन साहब हमारे बड़े मोहतरम किसान हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं ये हमें और सावी को। इमरान साहब, आप कॉटन के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी लिस्ट में हैं जो हम अरेंज करेंगे और इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। और दूसरा जो आपने कमेंट किया इंग्लिश का, मैं पर्सनली भी बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं बार बार ट्रांसलेट भी करती हूँ और अपने मेहमानों से भी दरख्वास्त करती रहती हूँ। बात सिर्फ ये है कि रोजमर्रा हम लोग जॉब भी करते हैं तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, उर्दू में भी, पंजाबी में, तो मिक्स हो जाता है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं लेकिन मुंह से कभी निकल जाता है। पर आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत बेशकीमत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना की जाए जो कि हमारे आम किसान भाइयों को समझना है, क्योंकि प्रोग्राम खास कर किसान भाइयों के लिए ही है। इमरान साहब, आपको बहुत शुक्रिया मैडम साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था इसका, आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना। जी, आपका पैगाम मेरे तक पहुंच गया था, कल हमारे नुमाइंदे ने आपको पैगाम पहुंचाया था, तो मैंने उनको कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैडम साहब, ये कपास के ऊपर ना थोड़ा जल्दी प्रोग्राम करवा दें, जो कनौले वाली जगह है ना हमारी, तो हमने उधर फिर कास्ट करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते करवा दें। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे इमरान साहब, इंशाल्लाह जरूर जल्दी इसके ऊपर प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, सावी बैठक का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं जितने भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं हमारे जूम के प्रोग्राम में और जो फेसबुक से बराह रास्त देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम जो है लाइव फेसबुक पर चल रहा है और बाद में प्रोग्राम फेसबुक पर ही आपको मौजूद मिलेगा, तो इसके बाद भी बहुत सारे हजारों के हिसाब से किसान इसको देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में, जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, अगर आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम वहां पर भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर रहनुमाई दे सकें। इसके साथ साथ अगर आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई खामियां हैं, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। जितने भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, फेसबुक पर बराह रास्त देख रहे हैं, जूम के अंदर हैं, और जो हमारे खसूसी मेहमान हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि रात के इस वक्त इन्होंने हमारे मेहमानों के लिए, हमारे किसानों के लिए वक्त निकाला, अपनी जो रिसर्च है वो हम तक पहुंचाई, और बार बार ये वक्त निकालते हैं, बार बार हमारे किसान भाइयों के लिए, और जो किसान भाई हमें सपोर्ट करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि जैसा कि टिड्डी का हमले का खतरा है, आप अपनी फसल का अगर रोजाना की बुनियाद पर विजिट नहीं कर सकते तो सैटेलाइट से सावी की ऐप डाउनलोड करें, अपना फार्म को मैप करें और सैटेलाइट से फसल की सेहत देखते रहें। मौसम जो है 7 दिन का